टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक बेटा। आपका जो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो समझने वाले हैं। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, द लास्ट टॉपिक ऑफ योर दिस चैप्टर, लाइफ प्रोसेस, दैट इज एक्सक्रीशन। लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का एक्सक्रीशन, वो खत्म करेंगे एंड फाइनली वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके, सो नाउ starting the topic that is your transportation in plants. Topic that is your transportation या transportation या transport कह सकते हो in plants. So when we start this topic, एक चीज हम सिंपली फॉर्म में समझना, when we talk about the animals, human beings की बात करते हैं, animals की बात करते हैं, तो हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो जनरली ब्लड करता है। ब्लड जो है इकलौता ऐसा मीडियम है हमारी बॉडी के अंदर जो सारे न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, एनर्जी मॉलिक्यूल्स, हर चीज की सप्लाई जो होगी हर ऑर्गन में वो किसके थ्रू होगी, दैट इज बाय द ब्लड, उसके थ्रू हो रही है, राइट। बट जब हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर इस तरह से कोई ब्लड नहीं होता, देयर इज नो ब्लड इन द प्लांट्स, राइट। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में भी होगा एनिमल्स की तरह, ह्यूमंस की तरह, लेकिन ब्लड नहीं है, ठीक है। तो फिर ब्लड की जगह पे ट्रांसपोर्ट जो है प्लांट्स के अंदर वो कौन करेंगे, दैट इज डन बाय योर जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। ट्रांसपोर्टेशन जो प्लांट्स के अंदर करेंगे जाइलम और फ्लोएम का रोल प्ले करता है। काम वही है जो ब्लड का हमारी बॉडी में है, बस नाम अलग है, तरीका अलग है, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वी आर अंडरस्टैंडिंग हियर दैट इज वन इज ट्रांसपोर्टेशन किसका होगा, सो वाटर एंड मिनरल्स, पहला तो इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन कौन किसका होगा, सब फूड का होगा। ये दो चीजें आपकी वाटर, मिनरल्स और फूड, जिनका ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर चल रहा होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वाटर और मिनरल्स का, किसके थ्रू होगा, बाय जाइलम, दैट विल डू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वहीं हम जब फूड की बात करते हैं तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, बाय फ्लोएम, इट इज डन बाय द फ्लोएम, ठीक है। समझने का तरीका है, यहां पर एफ में आपका फूड में जो कॉमन है दैट इज ओ है, एंड फ्लोएम में भी क्या है, ओ है। दैट्स हाउ यू कैन लिंक, आप भूलोगे नहीं कि ट्रांसपोर्टेशन कौन किसका कर रहा है। जनरली पेपर के टाइम में कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बार गलती से हमें आंसर आता है लेकिन कंफ्यूजन में हम गलत आंसर लिखाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन। पूछा वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, यू नो जाइलम और फ्लोएम, दोनों में से कोई एक है। कंफ्यूज हो गए, गलती से फ्लोएम लिख दिया, सो कंफ्यूजन ना हो, सो दैट्स हाउ यू कैन रिलेट कि फूड के अंदर ओ वर्ड है और फ्लोएम में भी क्या है, ओ है। यहां देखो दैट इज आपका ओ नहीं है इनमें, तो एक याद रहेगा तो दूसरा अपने आप याद रहेगा, फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी कंफ्यूजन। तो वाटर मिनरल्स का जाइलम कर रहे हैं एंड फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम कर रहे हैं। अब आ जाओ ट्रांसपोर्टेशन, हम इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, पहले बाय जाइलम। जब जाइलम के थ्रू वाटर का और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो कैसे होगा, वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इट विल ट्रांसपोर्ट, सर कैसे हो रहे थे, सी ये जब ट्रांसपोर्ट होंगे तो कैसे होंगे बेटा, पहली चीज तो पानी और मिनरल्स इनका एब्जॉर्प्शन कौन करेगा प्लांट के अंदर, ये एब्जॉर्ब कैसे होंगे, दैट इज एंटर कहां से करेंगे प्लांट के अंदर, ये which part of the plant is responsible for the absorption of water and minerals, that is roots, right बेटा, है ना। तो इनका एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, दैट इज एब्जॉर्प्शन होगा बाय रूट्स। रूट पानी के साथ साथ मिनरल को भी एब्जॉर्ब करेगी, रूट के थ्रू पानी प्लांट्स के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। एंड साथ साथ पानी के साथ साथ क्या आएगा, मिनरल्स भी आएंगे जो पानी के अंदर प्रेजेंट है, दैट विल आल्सो कम। दोनों चीजें आ गई। अब रूट इस पानी को कहां मूव कराएगी, यहां से ये वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कहां होगा, दैट इज ट्रांसपोर्ट कहां होगा, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, गेटिंग माय पॉइंट। प्लांट्स के दूसरे पार्ट में जाएगा, मींस सी इफ वी टॉक अबाउट दिस, एक मिनट दो,
एक डायग्राम देखते हैं, इजीली समझ में आएगा उससे हमें। ठीक है, ये प्लांट्स की क्या है, रूट्स, ये रूट हेयर्स, राइट बेटा, ये रूट हेयर्स। ठीक, अब इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, इसका स्टेम का पार्ट, ऊपर की तरफ क्या होगा, दैट इज इट हैज स्टेम्स, ये ऊपर स्टेम वाला पार्ट, यहां क्या प्रेजेंट है, इनकी लीव्स। ठीक, अब समझो यहां पे जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ये है सॉइल, नाउ सी बेटा, ये जो रूट हेयर्स हैं, दीज आर द रूट हेयर्स, ये रूट आपकी, इन रूट हेयर्स के थ्रू क्या होगा बेटा, पानी जो है और मिनरल जो है वो एंटर करेंगे रूट में विद द हेल्प ऑफ दिस H2O एंड मिनरल्स, रूट के अंदर एंटर करके, राइट। अब यहां से ये पानी और मिनरल्स कहां जाएंगे, इस रूट के अंदर पहुंचेंगे, यहां पहुंच गया H2O प्लस मिनरल्स, दोनों यहां आ गए, राइट। अब यहां से इनको ऊपर की तरफ कौन लेके जाएगा, बाय जाइलम, जाइलम इनको कहां लेके जाएगा, ऊपर स्टेम वाले पार्ट में, ये स्टेम है, तो यहां से ये वाटर और मिनरल्स क्या करेंगे बेटा, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, वो कहां तक मूव करेंगे, जो प्लांट का टिप वाला पार्ट है ऊपर तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे, राइट, सारे पार्ट्स में पहुंचेंगे, जो लीफ से यहां पर भी आएंगे पानी और मिनरल्स, H2O और मिनरल्स यहां भी आए लीफ में, किसके थ्रू आ रहे हैं, जाइलम के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है, ये सारा मूवमेंट कौन कराएगा, दैट इज जाइलम कराएगा। तो जाइलम पानी का एब्जॉर्प्शन रूट के थ्रू होगा, और जाइलम पानी को लेके और मिनरल को लेके कहां जा रहा है, नीचे से ऊपर लेके जा रहा है, नीचे से ऊपर लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा है, राइट। तो दैट इज जो मूवमेंट होगा पानी का बाय जाइलम, वो कैसा होगा, फर्स्ट मूवमेंट कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, मूवमेंट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड का मतलब, गेटिंग माय पॉइंट, अपवर्ड का मतलब बेटा क्या होगा, ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर से नीचे नहीं आएगा, राइट, नीचे से ऊपर जा रहा है, सर नीचे से ऊपर ही क्यों जा रहा है, क्योंकि पानी का एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू हुआ, रूट के थ्रू, तो रूट ने ही पानी को जाइलम के थ्रू कहां पहुंचाया, ऊपर की ओर पहुंचाना शुरू किया, पहला पॉइंट क्लियर, मूवमेंट कैसा होगा, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन होगा। दूसरा कैसा होगा, सर लॉन्ग डिस्टेंस होगा, इट विल बी लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब सब पानी रूट से एब्जॉर्ब हो रहा है, यहां रूट के थ्रू पानी और मिनरल एब्जॉर्ब हुए, और यहां से ऊपर जो शूट टिप है, ऊपर क्या है बेटा, शूट टिप, शूट टिप समझ आती है, प्लांट के ऊपर की जो सबसे ऊपर वाली टिप है, वहां तक पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, जाइलम के थ्रू जब पानी का होगा, इट विल बी लॉन्ग डिस्टेंस, कैसे होगा, लॉन्ग डिस्टेंस। सामने पेड़ है, इस पेड़ को इमेजिन करो, पानी इस पेड़ के अंदर कहां से आ रहा है, जमीन के अंदर से आ रहा है, जमीन में रूट उस पानी को एब्जॉर्ब करके पेड़ के ऊपर तक पहुंचा रही है कि नहीं पहुंचा रही, जाइलम के थ्रू, तो डिस्टेंस कैसा है यहाँ पे, लॉन्ग है कि शॉर्ट है, इट इज लॉन्ग डिस्टेंस, आ गई बात समझ में यहाँ पे आप। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरा किसका, फ्लोएम की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द फ्लोएम, फ्लोएम को भी समझो यहीं पे फटाफट, सी इफ आई टॉक अबाउट द फ्लोएम बेटा, ठीक है, ये आपका रूट वाला पार्ट, ठीक है, ये रूट वाला पार्ट, ऊपर स्टेम, ऊपर स्टेम दिखा दिया, सी ये ऊपर स्टेम आ गया, ये इनकी लीव्स, ये भी लीव, ये भी लीव, ठीक है। अब मेरी बात को समझना बेटा, पानी का तो ट्रांसपोर्टेशन आपके रूट के थ्रू हुआ, जाइलम लेके गया उनको ऊपर तक, फूड कहां से ट्रांसपोर्ट होगा, फूड बनता कहां है, पहले फोटोसिंथेसिस पढ़ के आ चुके हो, फूड की फॉर्मेशन, खाने की फॉर्मेशन प्लांट के किस पार्ट में होती है, सही बोल रहे हो, दैट इज इन अंश, सही बोल रहे हो, दैट इज लीफ में होती है, राइट, लीफ वो पार्ट है जहां पे फोटोसिंथेसिस चल रही है और प्लांट का खाना बन रहा था। सो हेयर क्या हो रहा है, यहाँ पे बना फूड,
यहाँ फूड सिंथेसिस हुई, खाना बना। अब क्या सिर्फ एक लीफ में बनेगा खाना कि सारी लीव्स में बनेगा खाना? टेल मी, ये प्लांट है, इस पेड़ के सारी पत्तियों में फोटोसिंथेसिस हो रही है, कुछ पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होगी? सब में हो रही है ना फोटोसिंथेसिस, प्लांट की सभी लीव्स में होगी। तो यहां भी फूड बनेगा, इसमें भी फूड बनेगा, इसमें भी बनेगा, एंड अल्टीमेटली बेटा इसमें भी बनेगा। सारी लीव्स में खाना बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? यहां से फूड आएगा, स्टेम में आया, यहां से फूड गया गया गया, यहां से भी फूड आया गया, इधर से भी आया ऊपर की ओर गया, यहां से नीचे कहां गया? रूट तक गया फूड। रूट में जाके फूड क्या हो गया? स्टोर हो गया स्टोर यहाँ पे। ठीक है, हमेशा फूड जो स्टोर होता है वो रूट्स में होता है मोस्ट ऑफ द पार्ट। ठीक है, प्लांट्स में खाना जो स्टोर होता है मेनली वो सबसे उनके रूट्स में स्टोर होता है। ठीक, अब रूट से खाना जब स्टोर होगा यहाँ पे फूड, तो जब जरूरत होगी तो यहां से खाना फिर कहां पहुंचाया जाएगा? ऊपर भी पहुंचाया जाएगा आगे, जब जरूरत होगी तो। राइट, जब जरूरत होगी उस टाइम पे खाना यहां से ऊपर भी पहुंचाया जाएगा। दैट मीन्स जब फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा, जब ये ट्रांसपोर्ट होगा, किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा फूड? दैट विल बी ट्रांसपोर्ट बाय फ्लोएम। फ्लोएम उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। कैसे करेगा? पहला, दैट इज बाय डायरेक्शनल मूवमेंट। कैसा होगा? बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शन का मतलब खाना जो है ऊपर पत्तियों से रूट तक भी जाएगा, और जब जरूरत होगी तो रूट से खाना ऊपर की ओर भी आएगा। तो दिस इज व्हाट, ऊपर से नीचे भी जा रहा है और नीचे से ऊपर भी जा रहा है। तो मूवमेंट कैसा होगा फूड का? हमेशा इट इज बाय डायरेक्शनल। क्लियर? दूसरा, यहां पे ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा था? लॉन्ग डिस्टेंस। लेकिन यहां कैसा होगा? शॉर्ट डिस्टेंस। खाने का जो मूवमेंट होगा इट विल बी ऑलवेज शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब, शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब बेटा हर लीफ खाना बना रही है, तो खाने की जो मूवमेंट होगी वो सिर्फ आसपास तक ही होगी। अब इसने यहाँ से खाना है तो आसपास पहुंचाएगा, यहाँ तक पहुंचाएगा, ऊपर तक पहुंचा देगा। ये लीफ भी यहाँ से यहाँ आसपास तक लेके जाएगी, और लीफ होंगी खाने को और आसपास लेके जाएंगी। यानी छोटी छोटी डिस्टेंस तक ही फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा, क्योंकि लीव्स बहुत सारी हैं और हर लीफ में खाना बन रहा है। इससे ट्रांसपोर्टेशन भी क्या होगा? आसपास ही होगा। क्या है बात समझ में आ गई? तो जस्ट अपोजिट है, जस्ट लाइक ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की तरह। पानी का मूवमेंट जाइलम कर रहा है, जो कैसा होगा? लॉन्ग डिस्टेंस होगा। एंड द सेकंड वन कैसा होगा? दैट विल बी यूनिडायरेक्शनल। उसके जस्ट दोनों पॉइंट अपोजिट कर दीजिए। फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम करेगा। कैसा करेगा? सब बाय डायरेक्शनल और शॉर्ट डिस्टेंस करेगा। क्या है बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? यहां तक आगे बढ़े, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अगली चीज समझते हैं। नाउ अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पॉइंट। सी, आपकी किताब के अंदर दो पॉइंट्स और हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं बेटा, पानी से रिलेटेड है। इट इज रिलेटेड विद वाटर। दो तरह की फोर्स क्रिएट होती हैं यहाँ पे जब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जब वाटर आपका ट्रांसपोर्ट होगा, जब पानी आपका बेटा कैसा होगा? ट्रांसपोर्ट होगा, तो यहाँ पे दो तरह की फोर्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, यहाँ दो फोर्स कह सकते हो यूज होंगी। देयर इज टू फोर्स, दो फोर्सेस हैं जो यूज होंगी। इन फोर्सेस का नाम क्या है? एक है दैट इज कॉल्ड योर रूट प्रेशर। इट इज रूट प्रेशर। वन इज रूट प्रेशर, एंड जो सेकंड फोर्स होती है पानी के मूवमेंट के लिए जो जरूरी है, दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल। इट इज ट्रांसपिरेशन पुल। रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल समझो। देखो रूट प्रेशर पहले एक बार छोटे वे में समझना। रूट प्रेशर हमेशा छोटे पौधों के लिए काफी है। छोटे पौधों में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि कोई प्लांट जो बहुत छोटा हाइट में है, जैसे घास हो गई है ना, या फिर जैसे कि टमाटर के पौधे हो गए, धनिया हो गया, है ना, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं बिल्कुल हाइट में, छोटे छोटे पौधे हैं, इतने इतने छोटे छोटे पौधे हैं। फूल के कोई पौधे हो गए छोटे छोटे, तो उन छोटे पौधों की क्योंकि हाइट कम है, तो वहां पे रूट प्रेशर काफी है। रूट से ये प्रेशर क्रिएट होगा, रूट इस प्रेशर को क्रिएट करेगी एंड पानी को नीचे से ऊपर की ओर फोर्स करेगी, नीचे से ऊपर की ओर पुश करेगी, ताकि पानी ऊपर की ओर जाइलम के थ्रू चढ़ना शुरू हो जाए। क्या बात समझ में आ रही है? तो रूट प्रेशर छोटे पौधों के लिए काफी होता है, जिसमें कि रूट प्रेशर के थ्रू पानी जाइलम की हेल्प से ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देता है। क्लियर बात? वहीं पर अगर हम बात करें रूट प्रेशर किसके लिए है, दैट इज फॉर स्मॉल प्लांट्स, small height plant, that is for small या short height plants, not small, you can write down that is for short height plant, short
हाइट प्लांट। ठीक है, किसके लिए होता है ये? दिस इज कैपेबल फॉर शॉर्ट हाइट प्लांट, जिन पौधों की छोटी हाइट है उनके लिए रूट प्रेशर काफी है पानी को ऊपर तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा घर है, सिंगल स्टोरेज है, मतलब आई मीन टू से सिंगल छत है अपना, डबल स्टोरेज नहीं है, डबल बिल्डिंग नहीं है, सिंगल है ना, छत है, ऊपर ऊपर छत है और नीचे अपना घर है। ठीक है, सिंगल सिंगल मंजिल है बेटा, तो उसमें क्या होगा बेटा, एक मोटर लगा रखी है आपने पानी की, और वो मोटर काफी है पानी को ऊपर छत की टंकी तक पहुंचाने के लिए, है कि नहीं? लेकिन क्या वो मोटर अगर डबल, लाइक कोई सोसाइटी है जिसमें बिल्डिंग्स जो है वो आपके 10-10 टावर है, 10 फ्लोर है उसके अंदर, 10 फ्लोर है, तो क्या वो छोटी सी मोटर जो आपके घर में छत तक पानी पहुंचा रही थी टंकी में, क्या वो छोटी सी मोटर 10th फ्लोर की बिल्डिंग के लिए काफी होगी पानी को ऊपर तक पहुंचाने के लिए? नहीं है ना, वहां पे ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हमें एक ऐसी मोटर चाहिए, ज्यादा पावरफुल मोटर चाहिए जो पानी को ऊपर छत तक 10th फ्लोर तक पहुंचा सके, राइट? तो इसीलिए नेचर ने क्या बनाया फिर? ट्रांसपिरेशन पूल बनाया। किन प्लांट्स के लिए? बड़े पेड़ों के लिए, जैसे बड़े बड़े पेड़ जितने भी होते हैं, यहां पर ट्रांसपिरेशन पूल काम करता है। यहां पर फॉर टॉल हाइट प्लांट्स, ट्रांसपिरेशन पूल किसके लिए देखने को मिलेगा? किन प्लांट्स में देखने को मिलेगा? फॉर टॉल हाइट प्लांट्स। इनमें टॉल हाइट प्लांट्स के अंदर बेटा, इन प्लांट्स के अंदर along with रूट प्रेशर, रूट प्रेशर भी होगा along with रूट प्रेशर, यानी बड़े पेड़ों में रूट प्रेशर भी काम करेगा और ट्रांसपिरेशन पुल भी काम करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? पुल का मतलब क्या होता है? खींचना। प्रेशर का मतलब क्या होता है? नीचे से ऊपर की पुश करना। तो इसको समझो कैसे काम कर रहा है। रूट प्रेशर नॉर्मल काम समझ चुके हैं, पानी को जब रूट से एब्जॉर्ब किया जाएगा तो रूट एक प्रेशर क्रिएट करेगी जिसकी हेल्प से पानी नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना स्टार्ट होगा। लेकिन बड़े पेड़ों की हाइट बहुत ज्यादा है, रूट प्रेशर इतनी कैपेबल नहीं है कि पानी को ऊपर तक पहुंचा दे बिल्कुल, राइट? जैसे छोटी मोटर कैपेबल नहीं है 10th फ्लोर की बिल्डिंग है उस तक ऊपर तक पानी पहुंचा दे। तो नेचर ने क्या किया? ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट किया। सर ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है? उसके लिए एक चीज समझो, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन समझ में आता है? ट्रांसपिरेशन पुल के लिए एक टर्म समझो, दैट इज नोन एज योर ट्रांसपिरेशन। सो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? एक लैंग्वेज है, पहले उसको लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा। दैट इज रिमूवल ऑफ excess water from leaves through stomata, removal of excess water from leaves through stomata, this is called transpiration। मतलब इसको ऐसे समझो, जब प्लांट के अंदर पत्तियों से पानी एज अ वेपर, भाप की फॉर्म में बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम, दैट इज नोन एज द ट्रांसपिरेशन। क्या कहते हैं उसको हम लोग? ट्रांसपिरेशन। सर ये कब होता है? इसको ऐसे समझना, नीचे से पानी जो रूट है फ्रेश पानी को एब्जॉर्ब कर रही है, राइट? जब फ्रेश पानी रूट के थ्रू प्लांट के अंदर आएगा तो जो पत्तियों में पानी पहले से स्टोर था, पुराना पानी, क्या वो पत्तियां उस पुराने पानी को यूज करेंगी? क्या वो प्लांट उस पुराने पानी को यूज करेगा कि जो फ्रेश पानी आ रहा है उसको यूज करेगा? अच्छा आपसे पूछ रहे, सिंपल अपने तरीके से समझना, तुम्हारे सामने 2 गिलास में पानी रख दिए हैं, 2 दिन पुराना पानी है और एकदम फ्रेश पानी है, आपसे कहे पानी पीना है आपको, तो आप कौन सा पानी पियोगे? 2 दिन पुराने कि फ्रेश पानी पियोगे एकदम? जब हम फ्रेश पानी पियेंगे तो प्लांट क्यों नहीं यूज करेगा फ्रेश पानी? आ गई बात समझ में? दैट इज, तो एट दैट टाइम जब रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, तो एट द सेम टाइम बड़े पेड़ों में क्या होता है, जो पत्तियों में पानी पहले से स्टोर था वो एज ए वेपर बाहर निकाल दिया जाता है। पत्तियों से पानी बाहर निकल गया तो पत्तियों में जगह खाली बन गई कि नहीं बन गई? खाली जगह बन गई। जैसी खाली जगह बनती है वो कौन सा प्रेशर, कौन सा पुल क्रिएट करती है? ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट हो जाता है। ये फोर्स क्रिएट हो जाती है ट्रांसपिरेशन पुल, और इसकी वजह से प्लांट पानी को ऊपर की ओर, पत्तियों में ट्रांसपिरेशन पुल क्या करता है? पानी को ऊपर की ओर खींचना स्टार्ट करता है स्पीड से, जिससे पानी और जल्दी जल्दी ऊपर के पार्ट तक पहुंचना स्टार्ट हो जाता है। आप समझ में आई? जैसे फॉर एग्जांपल जब तुम लोगों को फ्रूटी पीने को दिया जाए स्ट्रॉ के थ्रू, जूस पीने को दो स्ट्रॉ, तो स्ट्रॉ से क्या करते हो? सक करना शुरू कर देते हो, तो स्पीड से आता है एकदम पानी। सेम वैसे ट्रांसपिरेशन पुल काम करता है, एकदम से पानी को ऊपर को खींचना शुरू करता है। तो नीचे से तो रोड प्रेशर जो थी पानी को ऊपर की ओर चढ़ा रही थी, ऊपर से ट्रांसपिरेशन पुल क्या करता है? पानी को ऊपर की ओर और जल्दी खींचना स्टार्ट करता है, जिससे पानी क्या होता है? स्पीडली बड़े पेड़ों में हर पार्ट तक पहुंचा दिया जाता है। अगर ट्रांसपिरेशन पुल ना हो तो रूट प्रेशर पानी को पहुंचा तो सकेगा, लेकिन इट विल टेक टू मच टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट इज, अब क्लियर हो गया व्हाट इज ट्रांसपिरेशन पुल?
तो व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसप्रेशर पुल किसमें देखने को मिलेगा सर? शॉर्ट वो टॉल हाइट प्लांट्स में किसके साथ? रूट प्रेशर के साथ। कब क्रिएट होगा? दैट विल क्रिएट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के टाइम पे ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है, और जब ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है तो पानी ज्यादा स्पीडली प्लांट के सभी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। नाउ यू गॉट इट। तो ये दो फोर्स हैं जो आपको प्लांट्स में देखने को मिलती हैं ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एक है रूट प्रेशर, जो छोटे पौधों में काफी है। पौधे में पानी, छोटे पौधे हाइट के जो पौधे हैं, छोटे हाइट के पौधे, उनमें पानी रूट प्रेशर की हेल्प से सारे पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन जो बड़े हाइट के पेड़ हैं उनमें रूट प्रेशर काफी नहीं होता, तो इसलिए उनके साथ रूट प्रेशर के साथ साथ ट्रांसपिरेशन पुल भी क्रिएट होता है प्लांट्स में, ताकि पानी प्लांट के सभी पार्ट्स तक पहुंचाया जा सके। इज इट क्लियर नाउ व्हाट इज ट्रांसपिरेशन पुल एंड व्हाट इज रूट प्रेशर? एनी डाउट ओवर हियर? क्लियर? अच्छा, अब पानी का जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है? वाटर का जो मूवमेंट होगा किस प्रोसेस से होगा? वाटर मूवमेंट इज डन बाय, दैट इज डन बाय ऑस्मोसिस। ये नाम सुना है कभी? पानी का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा किसके थ्रू होता है? ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। ठीक है, करता कौन है? जाइलम करा रहा है। कौन सी फोर्स यूज होंगी सर? रूट प्रेशर एंड साथ में ट्रांसपिरेशन पुल, ये क्रिएट होंगी। अच्छा, वाटर का जो मूवमेंट होगा उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे सर? ऑस्मोसिस बोलेंगे। दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? दैट मींस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, movement of water molecules from high concentration to low concentration by semi permeable membrane, membrane. This is known as the osmosis. इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। समझ में आई बात कुछ? पानी का जो मूवमेंट होता है ना, चाहे वो हमारे अंदर हो रहा हो चाहे प्लांट्स में हो, किसी भी लिविंग सेल के अंदर पानी के मूवमेंट कौन सी प्रोसेस होता है सर? ऑस्मोसिस से। ऑस्मोसिस है क्या? जब पानी का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन हो, किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी जिसको क्रॉस करके पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करेगा। तो प्रोसेस इज नोन एज द ऑस्मोसिस प्रोसेस। सिर्फ पानी के मूवमेंट की बात कर रहे हैं। फूड का जो मूवमेंट होता है वो कौन सी प्रोसेस से होता है? दैट इज डिफ्यूजन प्रोसेस। ओके, तो व्हेन वी टॉक अबाउट फूड मूवमेंट, जब पानी का मूवमेंट था वो तो ऑस्मोसिस। फूड मूवमेंट कैसे हो रहा है? फूड मूवमेंट दैट इज डन बाय डिफ्यूजन। इस प्रोसेस का नाम क्या है? डिफ्यूजन। दोनों सेम है, बस फर्क इतना है कि डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती। दैट इज यहां पर भी मूवमेंट कैसा होगा? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। बट यहां पे सेल वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। गेट इट? अगर आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो रही है और पानी का मूवमेंट हो रहा है तब हम उसको क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड योर ऑस्मोसिस प्रोसेस। क्लियर? लेकिन अगर फूड का मूवमेंट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? किस प्रोसेस का नाम क्या होगा? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इस एनवायरनमेंट में यानी इस हवा में भी होता है, सेल के अंदर भी होता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, आ सकती है, नो प्रॉब्लम। खाना जब लीफ से रूट के अंदर जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, इट विल बी आल्सो क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। लेकिन क्योंकि खाने का मूवमेंट हो रहा है तो प्रोसेस क्या कहलाएगी? डिफ्यूजन। पानी का मूवमेंट होगा तो ऑस्मोसिस कहलाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? डिफ्यूजन में सर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि डिफ्यूजन इस एनवायरनमेंट में भी देखने को मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल घर में आप सुबह सुबह मंदिर में धूप बत्ती लगाओ, उस धूप बत्ती खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है कि नहीं फैल जाती है? तो वो क्या है? इट इज ऑल्सो डिफ्यूजन। वो भी डिफ्यूजन ही है। जहां पे कंसंट्रेशन कहां थी सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स की? जो खुशबूदार मॉलिक्यूल्स थे, जहां धूप बत्ती लगाई आपने मंदिर में, जहां धूप बत्ती जल रही थी वहां पे खुशबू सबसे ज्यादा, वहां मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा, दैट इज हाई कंसंट्रेशन। हवा के थ्रू फैलते जा रहे हैं पूरी जगह तक, दैट इज हाई टू
low concentration. This is diffusion also. Is it clear now? So this is about the transportation and transpiration also I have discussed now. Now I am going to discuss about the excretion. उसको खत्म करेंगे, ठीक है? So let's move about the excretion. See beta, now excretion process. ठीक है, when we talk about excretion, देखो दो टर्म्स हैं आपकी बुक में, एक होता है excretion और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एक टर्म बताया इजेशन, राइट? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर देयर इज अ वन टर्म दैट इज इजेशन, लास्ट पॉइंट है। एंड यहां पर जो हम बात कर रहे हैं दैट इज एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं। दोनों में फर्क पता है? व्हाट इज द डिफरेंस? एनी आइडिया? इजेशन और एक्सक्रीशन में क्या फर्क होता है? नो आइडिया? सी बेटा, जब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो एक्सक्रीशन इज व्हाट? दैट इज अ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। It is a removal of what? It is a removal of nitrogenous waste from body. ठीक है, बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट का बाहर आना इज नॉन एज एक्सक्रीशन। सर नाइट्रोजनस वेस्ट क्या हो सकते हैं? अभी बता रहा हूं। इजेशन पहले बता देता हूं, फिर नाइट्रोजनस वेस्ट पे आऊंगा। इजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। खाना खाया, बॉडी ने उस खाने में से न्यूट्रिएंट को अलग कर लिया एंड जो अनडाइजेस्टेड चीजें बची, जो बिल्कुल बॉडी से बाहर निकाल दी, दैट इज नॉन एज द इजेशन। जो सुबह सुबह किया दैट इज इजेशन। ठीक है, इन शॉर्ट एक नंबर इज नॉन एज योर एक्सक्रीशन, दो नंबर इज नॉन एज योर इजेशन। इजेशन में क्या निकल रहा है? वेस्ट, अनडाइजेस्टेड वेस्ट आ रहा है। एक्सक्रीशन में क्या आ रहा है? नाइट्रोजिनस वेस्ट आ रहा है। आई होप सो अब नहीं भूलोगे कभी भी। ठीक है, मैंने याद कराने के लिए अपने यहाँ पे बहुत अच्छे से बच्चों को याद कैसे कराया था। जब वो वॉशरूम के लिए पूछते थे, मैं पूछता था एक्सक्रीशन जाना है कि इजेशन जाना है। सो दैट्स हाउ फाइनली नाउ दे ऑल नो कि दे आर गोइंग फॉर एक्सक्रीशन और इजेशन। इज इट क्लियर नाउ? सो इजेशन इज अनडाइजेस्टेड वेस्ट का बॉडी से बाहर आना। एक्सक्रीशन इज व्हाट? दैट इज नाइट्रोजनस वेस्ट का बॉडी से बाहर आना। सर ये नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं? नाउ द क्वेश्चन इज, आई एम टॉकिंग अबाउट द नाइट्रोजनस वेस्ट। नाम से समझ में आ रहा है नाइट्रोजिनस है, यानी नाइट्रोजन है इसमें। ठीक है, ये तीन तरह के होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है बेटा, ये तीन टाइप के होते हैं। एक है दैट इज आपका अमोनोटैलिक, अमोनिया। एक नाइट्रोजनस वेस्ट का एग्जांपल क्या है? अमोनिया। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने वेस्ट में अमोनिया को बाहर निकालते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने वेस्ट में दैट इज यूरिया बाहर निकालते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने वेस्ट में यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं। तो हमारी एनिमल्स के में क्या होता है बेटा? तीन तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। कुछ में अमोनिया होता है, कुछ में यूरिया होता है, कुछ में क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। ठीक है सर, ये ऐसे क्यों बता रहे हो? इसका एक रीजन है इस तरह से जो मैं बता रहा हूं। अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक, जहरीली वो क्या है? अमोनिया है। यह हाईली टॉक्सिक होती है। ठीक है, इससे कम टॉक्सिक क्या होता है सर? यूरिया होता है। दिस इज लेस टॉक्सिक, थोड़ा कम टॉक्सिक है। टॉक्सिक तो ये भी है, लेकिन अमोनिया के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। ठीक, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट यूरिक एसिड, ये सबसे कम है, लीस्ट टॉक्सिक है। इट इज द लीस्ट टॉक्सिक, सबसे कम टॉक्सिक है यूरिक एसिड। तो सबसे ज्यादा अमोनिया टॉक्सिक है, उससे कम यूरिया, और सबसे कम यूरिक एसिड है। ठीक है, अब क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक है, ऐसे एनिमल्स जो अपने वेस्ट में अमोनिया बाहर निकालते हैं, अगर ये ओपन में, ऐसे ओपन एयर में अगर अमोनिया बाहर निकालेंगे तो ये तो हाईली टॉक्सिक गैस है, हवा में फैल जाएगी, आसपास के जानवरों को मार देगी। पता चला? क्या बात समझ में आ रही है? आसपास के जानवर खत्म, क्योंकि हाईली टॉक्सिक गैस है अमोनिया। तो नेचर ने इसका सॉल्यूशन क्या दिया? इसके रिमूवल के लिए, अमोनिया के रिमूवल के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। दैट इज रिमूवल, क्या चाहिए? दैट विल रिक्वायर मोर वाटर। एक मिनट, इसके रिमूवल के लिए क्या चाहिए? फॉर देयर रिमूवल व्हाट वी नीड मोर वाटर। फॉर देयर रिमूवल दैट रिक्वायर मोर वाटर, इसके लिए पानी ज्यादा चाहिए। जितना ज्यादा पानी होगा
उस पानी में जब वेस्ट बाहर निकलेगा तो पानी में अमोनिया क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा नहीं रहेगा। क्या बात समझ में आ रही? तो अब मुझे एक चीज बताओ, फिर अमोनिया कौन से एनिमल रिलीज करते होंगे? गिव मी द एग्जांपल ऑफ दोज एनिमल्स जिनके वेस्ट में अमोनिया होता हो। मैंने आपको हिंट दे दी है, आई हैव गिव द हिंट, दैट इज बैट हो गए, और वेरी गुड, हाँ हाँ किताब में देख लें। और सारे एक्वेटिक एनिमल्स, जितने भी जानवर पानी में मिलते हैं, जो जानवर पानी में रहते हैं, उनके वेस्ट में क्या होता है, अमोनिया होती है। तो वो जब अपना वेस्ट बाहर निकालते हैं तो पानी में निकालते हैं। पानी में जब अमोनिया निकलती है तो उसका इंपैक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बिल्कुल, अगर वही जानवर हमारी तरह अगर जमीन पर रहने लग जाएं और ओपन में अगर हमारी तरह दैट इज वेस्ट बाहर निकालने लग जाएं तो पूरी की पूरी एयर टॉक्सिक हो जाएगी अमोनिया की वजह से, कोई भी एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए नेचर ने सॉल्यूशन क्या दिया कि जितने एक्वेटिक एनिमल्स हैं मोस्टली, उनके वेस्ट में क्या होता है, अमोनिया होती है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर? तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल और आपके बैट, चमगादड़। अब कोई चमगादड़ तो पानी में नहीं रहता, लेकिन चमगादड़ केव के अंदर रहता है। एंड जब ये अपने वेस्ट को बाहर निकालता है तो वो सारा वेस्ट पानी में जाता है, जिस वजह से इंपैक्ट कम होता है। दूसरा, जब कोई भी केव के अंदर गहराई में, बहुत गहरी केव है, बहुत अंदर तक केव है, तो जितने भी रिसर्च करने वाले लोग होते हैं या केव में घूमने वाले, अंदर जाने वाले, एक्सपीडिशन के लिए जा रहे हैं, जो खोज करने के लिए जाते हैं, याद करो वो अपने संग ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं अंदर तक, क्योंकि जैसे जैसे केव के अंदर गहराई में जाएंगे बैट बहुत ज्यादा मिलेंगे, उनका वेस्ट भी बहुत ज्यादा होगा, वेस्ट ज्यादा होगा मतलब अमोनिया भी ज्यादा होगी। अगर वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके नहीं जाएंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अंदर मर जाएंगे, इसलिए अपने संग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं अंदर तक। क्लियर बात? ऐसे एनिमल्स जिनके वेस्ट में अमोनिया होता है, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, बैट हो गए, इनको बोलते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड, ऐसे इनको बोलते हैं हम लोग अमीनोटैलिक, अमीनोटैलिक। इन एनिमल्स को हम लोग अमीनोटैलिक कहते हैं। क्या बात समझ में आ गई? जिन एनिमल्स के वेस्ट में अमोनिया ज्यादा होता है, दोज एनिमल्स आर नोन एज अमीनोटैलिक। एग्जांपल आर बैट एंड एक्वेटिक एनिमल्स। ये अपने अमोनिया कंटेनिंग जो वेस्ट है उसको कहां निकालेंगे, पानी में निकालेंगे, ताकि जो टॉक्सिसिटी है अमोनिया की वो क्या हो जाए, कम हो जाए। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट, यूरिया। ये सबसे ज्यादा एज कंपेयर टू अमोनिया ये क्या होता है, कम टॉक्सिक होता है। ये मिलता है हमारे में, दैट इज यहां पे पानी, क्योंकि ये कम टॉक्सिक है तो उसको पानी कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए, खुद बताओ। अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक था तो पानी ज्यादा चाहिए था, यूरिया कम टॉक्सिक है एज कंपेयर टू अमोनिया, तो ये कम पानी चाहिए इससे कि ज्यादा पानी चाहिए? एज कंपेयर टू अमोनिया इसको थोड़ा सा कम पानी चाहिए। तो दैट इनका रिमूवल कैसे होगा? फॉर देयर रिमूवल, इसके रिमूवल के लिए क्या चाहिए, दैट विल रिक्वायर लेस वाटर, इसको थोड़ा कम पानी चाहिए क्योंकि टॉक्सिक कम है ये, इट इज लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू अमोनिया। तो एग्जांपल क्या हो गए इसके? सर मैमल्स, हम जितने भी मैमल्स हैं हमारे, इंक्लूडिंग अस ह्यूमन, हमारे वेस्ट में यूरिया होता है। आर वेस्ट कंटेन दी यूरिया, हमारे वेस्ट में यूरिया होता है। जब हम वेस्ट बाहर निकालते हैं उसमें पानी कम होता है, ये हम यूरिन करते हैं ना, तो यूरिन में एक्चुअल में पानी थोड़ा कम होता है, ठीक है, क्योंकि टॉक्सिक भी कम है ये। क्या है बात समझ में आ गई? अब आ जाओ यूरिक एसिड, सबसे कम टॉक्सिक है, तो इसके रिमूवल के लिए पानी कैसा चाहिए, सबसे कम कि नहीं? ऑब्वियसली बेटा इसके रिमूवल के लिए सबसे कम पानी चाहिए, दैट इज लीस्ट वाटर। अच्छा, वन मोर थिंग, जो जैसे मैमल्स और ह्यूमन के बारे में बताया ना, यूरिया बाहर निकालते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड यूरियोटैलिक, इनको बोलते हैं यूरियोटैलिक। जो एनिमल्स अपने वेस्ट में यूरिया बाहर निकालते हैं दे आर नोन एज यूरियोटैलिक, ठीक। और यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक, तो इसलिए इसके रिमूवल के लिए भी पानी सबसे कम चाहिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है बर्ड्स। अगर आपने देखो बर्ड्स जब वेस्ट बाहर निकालती हैं उनका जब, तो देखो जमीन पे गिरते ही विद इन अ मिनट सूख जाती है पूरी पूरी, उनकी जो प्रसाद ऊपर से नीचे गिराती हैं जमीन पे गिरते ही विद इन अ मिनट, थोड़ी देर में एकदम सूख जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पानी बहुत कम था, क्योंकि टॉक्सिसिटी सबसे कम है। तो दिस इज बर्ड्स, इनको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड यूरिकोटैलिक, दिस इज कॉल्ड यूरिकोटैलिक। आपको कौन सा पढ़ना है?
ह्यूमन का पढ़ना है, दैट इज इसके बारे में पढ़ना है। ये थोड़ा सा समझ के लिए मैंने बताया आपको। इज इट क्लियर बेटा? तो नाइट्रोजनस वेस्ट के बेस पे हमने 3 तरह की कैटेगरी डिवाइड की। अमीनोटैलिक, जिनमें अमोनिया होता है, ऐसे एनिमल जिनके वेस्ट में क्या होगा, अमोनिया। दूसरा उसके बाद दैट इज ऐसे एनिमल जिनके वेस्ट में यूरिया होगा, यूरियोटैलिक। एंड थर्ड ऐसे एनिमल जिनके वेस्ट में क्या होगा, यूरिक एसिड, दैट इज यूरिकोटैलिक। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द एस्क्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। हम अपने की बात करने वाले हैं, ठीक है? आगे बढ़े, चलो तो मैं आगे बढ़ता हूं। नाउ आगे बढ़ के देखते हैं बेटा। सी, एस्क्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है। फर्स्ट एक बार वो डायग्राम देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एस्क्रेटरी सिस्टम में आपका दिखा रखा है, एक तो किडनी दिखा रखी है, रेडिश ब्राउन टाइप की होती है किडनी, इस तरह से। इन किडनी से क्या निकलते हुए दिखाएंगे, यूरेटर। इन किडनी से क्या निकलेगा, दैट इज यूरेटर। इनसे यूरेटर बाहर निकलेगा। यूरेटर बाहर निकला। ये यूरेटर किस में जाके कनेक्ट हुआ, सर एक ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, और उसके नीचे निकलता है इस तरह से यूरेथ्रा। उसके नीचे होता है इस तरह का यूरेथ्रा। ये आपने देखा होगा, आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है, दिस इज। तो यहाँ पे याद रखना चीजें क्या क्या है। ये तो है बेटा किडनी पेयर में, दिस इज किडनी। कैसी होगी किडनी, हमेशा पेयर में होगी। पेयर मतलब दो होंगी, दिस इज, है ना? इसी तरह से यूरेटर भी क्या होगा बेटा, पेयर में होगा। दिस इज ऑल्सो यूरेटर, दो होंगे, दैट इज ऑल्सो इन पेयर। पूछा जा सकता है पेयर में क्या क्या हो सकता है, तो पेयर में किडनी होगी और यूरेटर होगा। इसके बाद ये आएगा आपका पाउच, दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे यूरिन क्या होता है, स्टोर होता है। यूरिनरी ब्लैडर, जहां क्या होगा बेटा, यूरिन स्टोर होगा। ठीक है, यहां यूरिन स्टोर होगा। और ये क्या है, यूरेटर, सिंगल है, इट इज यूरेटर। वो यूरेथ्रा, आई एम सॉरी, दिस इज यूरेथ्रा, जो कैसा होगा बेटा, सिंगल होगा। मेल के अंदर यूरेथ्रा कॉमन पैसेज है, जिससे यूरिन और स्पर्म दोनों ही बाहर आएंगे। ठीक है, तो मेल के अंदर, इन मेल, सिर्फ मेल में, फीमेल में नहीं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली है, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बता रखा है आपके एनसीईआरटी में। इन मेल यूरेथ्रा क्या है, कॉमन पैसेज है, इट्स अ कॉमन पैसेज, इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन, दोनों के लिए कॉमन पैसेज है। ठीक है, दैट इज मेल के अंदर। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ एस्क्रेटरी सिस्टम इन द एनसीईआरटी, जो आपको बताया गया। पेयर में क्या है, किडनी है, यूरेटर है, उसके बाद ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है, एंड जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो यहां से फिर यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन क्या होता है, बाहर पास आउट कर दिया जाता है। मेल के अंदर ये कॉमन पैसेज होगा, जिससे स्पर्म्स और जो यूरिन है दोनों पास आएंगे, बाहर आएंगे, दैट इज क्लियर। अब हम बात करेंगे नाउ किडनी के बारे में। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट किडनी, अब मैं किडनी के बारे में समझाऊंगा। ये हमारी एस्क्रेटरी क्या है, ऑर्गन है, इट इज ए एस्क्रेटरी ऑर्गन। पहली चीज, ये एस्क्रेटरी ऑर्गन है, पहला जान तो। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर एस्क्रेटरी ऑर्गन का नाम क्या है, तो सर किडनी है। ठीक है, दैट इज। अब इस किडनी के अंदर भी एक्चुअल में ना एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, नाम सुना होगा, दैट इज नेफ्रॉन, जो किडनी के अंदर प्रेजेंट होते थे। इन्हीं नेफ्रॉन की वजह से एक्चुअल में, दैट इज, जो ब्लड के अंदर यूरिया है, हमारे, मैंने बताया ना हमारे वेस्ट में नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, हमारे अंदर यूरिया है, तो ये यूरिया हमारे ब्लड में फ्लो करता है। अब ये यूरिया टॉक्सिक है,
यू नो दिस वेरी वेल, है ना, टॉक्सिक तो है ना, कम है लेकिन है। तो हमारे अगर ये बॉडी के अंदर रहेगा तो हमारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? तो किडनी क्या करेगी, इस यूरिया को ब्लड से अलग करेगी और फिर ये यूरिया यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर जाएगा। तो किडनी में भी एक्चुअल में ये काम कौन कर रहा है, फंक्शनली ये काम करता कौन है, मेनली नेफ्रॉन करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो व्हेन वी टॉक अबाउट किडनी, किडनी के अंदर भी क्या होते हैं बेटा, आपके नेफ्रॉन होते हैं। इट हैज अ नेफ्रॉन, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन है। इसका डायग्राम समझना है, बस कहानी यही खत्म में आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द डायग्राम ऑफ दिस नेफ्रॉन। सारा टॉपिक यही खत्म कर दूंगा इस डायग्राम में, ठीक है। आगे बढ़े फिर बेटा, कैन वी मूव ऑन? सी, नेफ्रॉन क्या होते हैं, हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट है, फंक्शनल यूनिट है, मतलब सारे का सारा फिल्ट्रेशन यही कर रहे हैं। मैंने एक चीज जो आपको बताई थी, एक मिनट देना, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैंने आपको क्या बोला था बेटा, हमारी बॉडी में क्या बनता है, यूरिया बनता है ना। हमारी बॉडी में क्या होता है, यूरिया होता है ना। ये यूरिया बनता कहां पर है, तो ये पॉइंट मैं यहां जरूर बताऊंगा। यूरिया की जो फॉर्मेशन होती है बेटा हमारी बॉडी में, मैमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर स्पेशली, जो यूरिया की फॉर्मेशन होती है वो लिवर में होती है, इन लिवर। बनेगा कहां पे यूरिया, सर लिवर में बनेगा, ठीक है। लेकिन फिल्टर कहां से होगा, ब्लड में से। ब्लड से अलग कहां होगा, दैट इज आपके किडनी में होगा। इसका फिल्ट्रेशन कहां होगा, यूरिया का जो फिल्ट्रेशन होता है वो होता है आपके किडनी में। ऐसा मत सोचना कि किडनी में यूरिया बन रहा है, किडनी में नहीं बनता, बनता लिवर में है। लेकिन फिल्ट्रेशन कहां होता है इसका, दैट इज किडनी में होता है। किडनी में ये ब्लड से अलग कर दिया जाता है और फिर यूरिन के थ्रू ये बाहर आ जाता है और ब्लड आपका साफ होके बॉडी में आगे की तरफ यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाता है, पहुंचता है। बस CO2 उसके अंदर होती है, जो मैंने तुम्हें गैसियस सेक्शन में समझाया था लास्ट क्लास के अंदर कि CO2 जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ आपके हार्ट में आती है, हार्ट से फिर वो लंग्स में जाती है और लंग्स से फिर आपके ब्रीदिंग आउट के थ्रू बाहर जाती है, ठीक है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। अब हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखने वाले हैं बेटा, सिंपल वे में समझेंगे, मजा आएगा, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कुछ इस तरह के होते हैं बेटा। इसके बाद एक एनसीईआरटी का डायग्राम और है, वो हम डिस्कस करेंगे। ये आपके एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दे नहीं रखा, ये नेफ्रॉन का डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैंने अलग से बनाया है, तो समझ लेना। सी, दिस इज अ नेफ्रॉन, ठीक है। दिस इज नेफ्रॉन, कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। बुक में आपके थोड़ा सा बहुत कंजस्टेड करके दिखाया गया है, मैंने उसको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की, ठीक है। अब इसमें दिखाओ आप ब्लड वेसल्स, यहां से रीनल आर्टरी आ रही है, ये रीनल आर्टरी इस तरह से गई और ये बाहर निकली, बाहर निकली, ठीक है। दिस इज एफेरेंट, इफेरेंट। सी, देखो बेटा, अब इसका एक बार नाम, ये तो है आपकी रीनल आर्टरी जिसको हम बोलते हैं एफेरेंट, और इफेरेंट। एफेरेंट और इफेरेंट से कैसे, ये ब्लड लेके अंदर आ रही है, एफेरेंट, ए फॉर एफेरेंट, ए फॉर आ रही है, और ये ब्लड लेके बाहर जा रही है, यहां से ब्लड बाहर जा रहा है, दैट इज इफेरेंट, एग्जिट हो रहा है, ई फॉर इफेरेंट, ई फॉर एग्जिट। तो ऐसे याद करो, ठीक है। आ रही है एफेरेंट, जा रही है इफेरेंट,
ठीक है। सो दोनों ही क्या है एक्चुअल में, ये भी रीनल आर्टरी है, दिस इज रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी, ये भी रीनल आर्टरी है। ठीक है। बीच में क्या है, ये है ग्लोमेरुलस कैपिलरी, ग्लोमेरुलस कैपिलरी, कैपिलरीज जो कि आर्टरी और वेन को आपस में जोड़ती हैं, लेकिन हाँ कुछ जगह पे एक्सेप्शंस हैं, जैसे ये ग्लोमेरुलस, ये आर्टरी को आर्टरी से जोड़ रही है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, दैट इज ये ग्लोमेरुलस कैपिलरी है। ये है बोमेंस कैप्सूल, कप शेप होते हैं बोमेंस कैप्सूल, दिस कप शेप, ठीक है, कप शेप होते हैं बोमेंस कैप्सूल। ये वाला जो पार्ट है, ये जो कॉइल्ड पार्ट है, मुड़ा हुआ है, ये कहलाता है आपका दैट इज कॉल्ड ट्यूब्यूल्स, रीनल, बुक में आपके रीनल ट्यूब्यूल्स दिया हुआ है, तो मैं रीनल ट्यूब्यूल्स ही लिख रहा हूं, बट वैसे अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो, वैसे जरूरी नहीं है। इसको पीसीटी बोलते हैं, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये इतना नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, अगेन आई एम सेइंग, बुक में आपके सिर्फ रीनल ट्यूब्यूल्स नाम दे रखा है इनको। ये भी जो है दिस इज ऑल्सो, ये जो पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला, ये पूरा का पूरा जो ये वाला पार्ट, ये भी यू शेप जो पार्ट देख रहे हो, ये भी रीनल ट्यूब्यूल ही है, दिस इज ऑल्सो रीनल ट्यूब्यूल, जिसको हम कहते हैं हैनले लूप, इट इज कॉल्ड हैनलेस लूप, ये हैनलेस लूप है, रीनल ट्यूब्यूल्स को हम बोलते हैं, ठीक है, दिस इज, ये भी रीनल ट्यूब्यूल ही है, बट इसका नाम क्या है, दैट इज हैनलेस लूप, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल को हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, यहाँ पे एक नाम दिया पीसीटी, एक नाम दिया हैनले लूप, और एक ये वाला पार्ट, ये भी रीनल ट्यूब्यूल है, जिसको हम कहते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये वाला डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, ये पास है, ये क्या है प्रॉक्सिमल, क्यों है प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, किसके पास है, सब बोमेंस कैप्सूल के पास है, इसलिए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल का मतलब डिस्टेंस, दूर है, किससे, बोमेंस कैप्सूल से, इसलिए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इनके बीच में क्या है, हैनले लूप, और ये भी रीनल ट्यूब्यूल है, ये वाला पूरा पार्ट, इसको कहते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट, इट इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। तो ये आपका स्ट्रक्चर किसका है बेटा, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन होता है आपका, क्या यहां तक समझ में आ गई बात सारी की सारी, पक्का। अब होता क्या है यहां पे समझना, ये जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं पीसीटी और डीसीटी, यहां पे रीअब्जॉर्प्शन होगा, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब समझो, जब ब्लड यहां अंदर एंटर करेगा एफेरेंट से, और कहां आएगा, आपके ग्लोमेरुलस कैपिलरी में आएगा ब्लड, तो ब्लड में आपका नाइट्रोजनस वेस्ट यानी यूरिया है, और यूरिया के साथ साथ काफी सारे न्यूट्रिएंट जैसे कि ग्लूकोज और बहुत सारे मिनरल्स, है ना, ये सब प्रेजेंट है कि नहीं। अब यहां से क्या होगा, प्रेशर से यहां से सारा का सारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है दैट इज यूरिया, यूरिया के साथ साथ क्या, ग्लूकोज, ठीक है, आपके पोटेशियम आयन, ठीक है, आपके जो भी मिनरल्स हैं प्लस अलग मिनरल्स हैं, सारे मिनरल्स, ये सब मोस्टली चीजें क्या आती हैं, कुछ कुछ चीजें यहाँ जाती हैं, वेस्ट तो आया ही आया, वेस्ट के साथ साथ जो यूजफुल चीजें थी वो भी आ गई आपके, कहाँ पे, बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ गई। अब क्या, मुझे एक चीज बताओ, ये जो यूजफुल चीजें हैं, ग्लूकोज पोटेशियम आयन मिनरल्स, ये सब जो यूजफुल हैं, क्या बॉडी चाहेगी कि यूजफुल चीजें यूरिन से बॉडी से बाहर निकल जाए, नहीं चाहेगी ना, बॉडी क्या चाहेगी, इन यूजफुल चीजों को वापस से ब्लड में लेना चाहेगी, वापस से ब्लड में आए। तो जो ये यूजफुल चीजें हैं ये क्या हो जाती हैं आपकी, रीएब्जॉर्ब हो जाती है रीनल ट्यूब में, इनका क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन, पानी भी हो गया, H2O हो गया, इन सबका रीएब्जॉर्प्शन होता है, दैट विल डू रीएब्जॉर्प्शन, ये वापस से रीएब्जॉर्प्शन हो जाएंगी, कहां जाएंगी, दैट इज आपके ब्लड में आ जाएंगी। तो रीएब्जॉर्प्शन कहां होगा सर, रीनल ट्यूब्यूल्स में होगा, पीसीटी में होगा और डीसीटी में होगा। यहाँ इनका क्या हो जाता है बेटा, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी जो भी यूजफुल चीजें थी जो हमारे कहां आ गई, नेफ्रॉन में आ गई थी, वो सब यूजफुल चीजें वापस से कहां चली आती हैं, ब्लड में, और सिर्फ क्या बचता है, वेस्ट, दैट इज यूरिया। वो यूरिया आपका पास होके कहां आएगा, कलेक्टिंग डक्ट में, और यहां से कहां जाएगा फिर आपके यूरेटर में, यूरेटर से कहां आएगा, ब्लैडर में, ब्लैडर से कहां आएगा, यूरेथ्रा में। आ गई बात समझ में, इतनी सी सिंपल सी,
दिस इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो रहा है, वापस से कुछ चीजें रीएब्जॉर्ब की जा रही हैं। कहां से, आपके रीनल ट्यूब्यूल से। कहां की जा रही हैं, ब्लड वेसल में की जा रही हैं, ब्लड में आ रही हैं। सर ये कैसे होगा, नाउ आई एम शोइंग यू द डायग्राम, एनसीईआरटी में जो दिखा हुआ, एक डायग्राम समझाता हूं, ठीक है, उससे तुम्हें क्लियर होगा। गिव मी 1 मिनट, मुझे 1 मिनट दो बस। लेट मी शो यू द डायग्राम। जी बेटा। सी नाउ मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा, जितना भी हमने अब तक पढ़ा उस डायग्राम को मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, जो हमने बना के दिखाया था डायग्राम, उसी को थोड़ा यहाँ पे और अच्छे समझना। सी क्या हो रहा है, पहले सिंपल सी तरीके से समझो। ये क्या है बेटा आपके, दैट इज आर्टरी है, दिखा है रीनल आर्टरी, एट्रियोल, दैट इज एट्रियोल का मतलब आर्टरी है, ठीक है, रीनल आर्टरी से ये एट्रियोल निकल रहा है, आर्टरी है। ये अंदर आ रही है, अंदर आके यहाँ से बाहर निकल रही है वापस, क्या लिखा है, आर्टरियोल फ्रॉम ग्लोमेरुलस। बीच में क्या दिखाया है, ग्लोमेरुलस दिखाया है। ग्लोमेरुलस क्या बताई थी मैंने, दिस इज कैपिलरी, ये है कैपिलरी जो आपके आर्टरी को आपस में जोड़ रही है, एफेरेंट आर्टरी और इफेरेंट आर्टरी। ये जो बाहर निकली एट्रियोल फ्रॉम ग्लोमेरुलस, ये क्या थी, इफेरेंट, ये इफेरेंट आर्टरी है। और ये कौन सी है, एफेरेंट। इन दोनों को आपस में कौन कनेक्ट कर रहा है, ग्लोमेरुलस कैपिलरी कर रही है। ये कप शेप स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। कप शेप स्ट्रक्चर है ये आपकी बोमेंस कैप्सूल। अब यहां से क्या हुआ आपका, ये देखो आर्टरी बाहर निकली, कौन सी, इफेरेंट आर्टरी, बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, इफेरेंट आर्टरी आ रही है, बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, बाहर आ रही है। पहले रेड वाली पे ध्यान देना। अब ये इफेरेंट जो आर्टरी है, यहां आगे देखो आपकी ये रीनल वेन, रीनल वेन क्या है, ये रीनल आर्टरी थी, ये क्या है, रीनल वेन है, इट्स अ वेन, ये वेन है, ब्लू कलर से जो दिखाई है दिस इज रीनल वेन, रेड कलर से दिखाई है दिस इज रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी भी कौन सी, इफेरेंट है। क्या है बात समझ में आ रही, इनको आपस में कनेक्ट करके दिखाया गया है यहाँ पे, ये आपस में कनेक्ट हो रही है, ये वाले पार्ट आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ये देख रहे हो, ये से वापस में कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, राइट। ये क्या है, कैपिलरीज हैं, दैट इज लूप ऑफ हेनले कैपिलरीज नेटवर्क, ये कैपिलरीज हैं, दीज आर कैपिलरीज जो आपकी रीनल आर्टरी और रीनल वेन को आपस में क्या कर रही है, कनेक्ट कर रहे हैं। क्लियर बात। ये क्या दिखाया गया ऊपर की तरफ, मैंने प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल बताया था, दिस इज, ये पास में है बोमस कैप्सूल के, देख रहे हो ये सारी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, जिसको हमने क्या बोला था, रीनल ट्यूब्यूल है ये, इट्स अ रीनल ट्यूब्यूल। आपकी बुक में अभी सिर्फ रीनल ट्यूब्यूल नाम है इसका, बताया नहीं गया एक्चुअल में कौन सी है ये, पर इसका नाम क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स को हमने कुछ पार्ट में डिवाइड किया है। बोमस कैप्सूल के पास वाली को नाम दिया प्रॉक्सिमल, बोमस कैप्सूल से जो दूर है दैट इज डिस्टल ट्यूब्यूल, देख रहे हो ये दूर है, ये वाली, ये वाली, ये आपके बोमस कैप्सूल से दूर है, दिस इज ऑल्सो रीनल ट्यूब्यूल, ये भी रीनल ट्यूब्यूल थी। और ये क्या है, लूप ऑफ हेनले, सेकंड नंबर पे देखा यू शेप में जो दिखा रखी है, ये क्या है, लूप ऑफ हेनले, जिसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, रीनल आर्टरी और रीनल वेन, जो आपस में किससे कनेक्ट है, रीनल कैपिलरी से कनेक्ट है, दीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो अब जो भी न्यूट्रिएंट्स अलोंग विद यूरिया जब ब्लड में एंटर करेंगे, यहां से अंदर करेंगे, एफेरेंट आर्टरी से अंदर आएंगे, तो वो सारे कहां जाएंगे, मोस्टली आपके प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में आ गए, यहां आ गए सारे के सारे, मोस्टली न्यूट्रिएंट भी आपके, थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट ब्लड में रहेंगे पहले से, थोड़े बहुत कहां जाएंगे, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल यानी रीनल ट्यूब्यूल के अंदर आ गए, अलोंग विद यूरिया, यूरिया के साथ आ गए, है ना। अब बॉडी को क्या चाहिए, वापस से ये न्यूट्रिएंट अपने अंदर चाहिए, बॉडी नहीं चाहती ये न्यूट्रिएंट यूरिन के थ्रू बाहर जाए, राइट। पानी हो गया, ग्लूकोज हो गया, आपके मिनरल आयंस हो गए, बॉडी क्या करेगी इनका, इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर, डिस्टल ट्यूब्यूल्स के अंदर रीअब्जॉर्प्शन, तुम देख रहे हो यहाँ पे, ये रीअब्जॉर्प्शन यहाँ होगा, ये सब रीअब्जॉर्प्शन चलेगा यहाँ पे, कि जो भी चीजें थी वो सब कहाँ जाएंगी, यूजफुल चीजें ब्लड में से निकल के आपके ट्यूब्यूल्स को, सॉरी आपके डिस्टल ट्यूब्यूल्स या प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में से निकल के कहाँ जाएंगी, ब्लड के अंदर आ जाएंगी। क्या बात समझ में आ रही है, इस तरह से, जैसे कि आपकी ब्लड वेसल दिखा दी मैंने एक, और इसके बगल में मैंने क्या दिखा दी बेटा, लेट्स से ये पीसीटी दिखा दी, ये पीसीटी है ब्लू कलर से, दिस इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये क्या है आपका ब्लड वेसल, ठीक है, ये ब्लड वेसल थी। तो क्या होगा नाउ, जो भी आपका न्यूट्रिएंट प्रेजेंट था कहां पे, इसके अंदर, जैसे कि यूरिया आ गया था, यूरिया के साथ ग्लूकोज आ गया, प्लस पानी आ गया,
लेट्स से, तो ये जो चीजें यूजफुल हैं ये यहां से वापस कहां चलेंगी, ब्लड में चले आएंगी. दिस इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन. इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रीएब्जॉर्प्शन, ताकि यूरिया से यूरिन के थ्रू कम से कम आपका न्यूट्रिएंट बॉडी से बाहर जाए. मोस्टली सारा न्यूट्रिएंट बॉडी वापस से रीयूज कर ले अपने अंदर ही, और सिर्फ यूरिया जो है वही यूरिन से पास आउट हो बाहर की ओर. दिस इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन, जो कहां चल रहा है, रीनल ट्यूब्यूल्स में, जिनका नाम है पीसीटी और डीसीटी. क्या है बात समझ में आ रही है? अब तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया. ओके बेटा, गिव मी 1 मिनट. चलो, सो बेटा वी हैव वन मोर डायग्राम टू अंडरस्टैंड. एक बार उस डायग्राम को और हम लोग समझेंगे, देन वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक. सी दिस वन डायग्राम आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम में मेंशन कर रखा है, तो एक बार स्कोर देख लेते हैं. ठीक है, दैट इज सी, ये क्या है आपके यहाँ पे देखो, ये तो आपकी किडनी है. दिस इज द किडनी जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है. दैट इज व्हाट, दैट इज योर किडनी. सी, ये किडनी है, पेयर में होती है किडनी, हमेशा कैसे होगी, पेयर में होगी. ठीक, इस किडनी से बाहर क्या आ रही है, आपके यूरेटर आ रहे हैं, जो मैंने अभी डायग्राम में बताया था. दिस इज ऑल्सो इन पेयर, राइट. ये यूरेटर जो है पेयर में जो आ रहे हैं, कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, आपके ब्लैडर में, जहां पे आपका यूरिन क्या होगा, स्टोर होगा. ये चीज हम अभी डायग्राम में जो बनाया था उसमें समझ चुके थे. एंड यहां से ये बाहर आएगा, दैट इज यहां से क्या होगा, आपका यूरिन एग्जिट होगा, यूरिन पास होगा. मेल के अंदर ये कॉमन पैसेज है स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए. ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और चीजें देखो. सी, एक चीज हो, किडनी के हमेशा ऊपर की तरफ ये जो दिखा रखी है ऑरेंज कलर से, ये क्या है, एड्रेनल ग्लैंड्स, पेयर में होती है. एड्रेनल ग्लैंड्स हमेशा कहां मिलेंगी, किडनी के ऊपर की तरफ, अपर साइड पे प्रेजेंट है दोनों तरफ में किडनी में. ठीक है, क्या रिलीज करती हैं, ये रिलीज करती हैं एड्रेनलिन हार्मोन. इसको यहां समझने की जरूरत नहीं है, ये आपका आएगा दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में. ठीक है, दैट विल रिलीज एड्रेनलिन हार्मोन. ठीक है, ये एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करती है. हमें अभी यहाँ पे ध्यान देना है, दैट इज किडनी पे. सी, यहां पर बेटा क्या आपको देखने को मिल रहा है, ये जो रेड कलर से दिख रही है आपको, ये रेड कलर वाली यहाँ पे क्या है, दिस इज योर रीनल आर्टरी. बताया था, रीनल आर्टरी, दैट इज एफेरेंट और इफेरेंट. तो ये जो रीनल आर्टरी है, ये आई, ये आर्टरी आपका कहां जा रही है, दैट इज किडनी के अंदर एंटर कर रही है, जिसके थ्रू ब्लड आ रहा है, इसके थ्रू ब्लड एंटर हो रहा है. इस ब्लड में क्या प्रेजेंट है, इस ब्लड में प्रेजेंट है यूरिया प्लस न्यूट्रिएंट, सब प्रेजेंट है इसमें. ठीक है, क्लियर. अब जब ये ब्लड इस यूरिया और न्यूट्रिएंट को लेके किडनी के अंदर जाएगा, तो कहां पहुंचेंगे, किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट थी, दैट इज मैंने अभी बताया था, नेफ्रॉन प्रेजेंट थे. तो यहां किडनी के अंदर क्या है बेटा आपके, दैट कंटेन नेफ्रॉन. इस नेफ्रॉन में क्या प्रेजेंट है, आपके फंक्शनल यूनिट है. तो यहां नेफ्रॉन में क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा. किसका फिल्ट्रेशन हुआ, सब ब्लड का हुआ, जिसमें से आपका यूरिया जो है वो यहां आ गया, यूरेटर में क्या आ गया, यूरिया आ गया. और यहां से वापस से ब्लड बाहर निकला, यहां से ब्लड बाहर निकला. ठीक है, दैट इज कहां आ गया, ब्लू कलर वाली पार्ट में आ गया. ये ब्लू कलर वाला पार्ट क्या कहला रहा है आपका, दिस इज कॉल्ड रीनल वेन. ये जो ब्लू कलर वाला पार्ट है, ये क्या है, रीनल वेन है. दिस इज रीनल वेन, जिसका यहाँ पे नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड योर इंफीरियर वेना कावा. क्या कहला है इसको हम लोग, इंफीरियर. याद करो, कंट्रोलिंग वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में बताया था ना, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा. दिस इज दैट वेना कावा. ये वेन है आपकी इंफीरियर वेना कावा, जो ब्लड लेके जा रही है कहाँ, हार्ट की तरफ. यहां से ब्लड एग्जिट होगा. इस ब्लड में क्या प्रेजेंट होगा, आपके न्यूट्रिएंट होंगे, और साथ में क्या प्रेजेंट होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कहां जाएगा, ये जाएगा आपके हार्ट पे. क्या है बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई डाउट यहां तक. ये जो एंटर हुई ये वाली, ये थी रीनल आर्टरी. इसके आगे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, दिस इज रीनल वेन, जिसको हम क्या कह रहे हैं आगे चल के, इंफीरियर वेना कावा, या यू कैन से रीनल आर्टरी से ब्लड अंदर हुआ, आपके किडनी में गया, किडनी में से फिल्ट्रेशन होकर आपका ब्लड जो बाहर आएगा वो आएगा कहाँ, रीनल वेन में, फिर वो आगे चल के कनेक्ट हुआ आपके इंफीरियर वेना कावा से. क्लियर. नाउ ये किडनी के अंदर का पार्ट दिखाया गया है, जो मैंने अभी पिछली डायग्राम में दिखाया था, कहा था ना, इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है. ये जो ब्रॉड पार्ट है, चौड़ा सा पार्ट है ये वाला,
ये जो चौड़ा सा पार्ट है ब्रॉड पार्ट, ये ब्रॉड पार्ट क्या कहलाता है? पेल्विस। ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाले पार्ट पिरामिड सी शेप में, जो ट्रायंगल की शेप में दिख रहे हैं, ये है मेडुला। और ये बाहर वाला पार्ट है कॉर्टेक्स। बायो में एक चीज ध्यान रखना, कॉर्टेक्स का मतलब होता है आउटर। कॉर्टेक्स का मतलब हमेशा क्या होता है? आउटर, ठीक है। और मेडुला का मतलब क्या होगा? इनर। यानी अंदर वाला पार्ट मेडुला कहलाएगा और बाहर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? आपका कॉर्टेक्स कहलाएगा। तो आई होप सो दिस डायग्राम इज आल्सो क्लियर टू यू नाउ। इज इट क्लियर बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? दिस इज ऑल अबाउट द excretory system in human beings, which